नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दीर्घवृत्त के लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लिया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दीर्घवृत्त की फाइनल क्लासेस लेंगे। इसके बाद हम लोग अतिपरवलय का सिलेबस शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपसे निवेदन है, कृपया क्लास को पूरा देखें। इसके बाद इस क्लास के बाद यानी इस लेक्चर के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिसमें बंच ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आप लोग अपनी किताब से उस क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। वो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स हैं, जिनको हमने बता चुका है लेक्चर में। यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई परेशानी, कोई समस्या होगी तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट्स के आधार पे हम उसके लिए फिर से वीडियो बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है, दीर्घवृत्त यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 25 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान में 9 बराबर 1 का केंद्र, नाभियाँ, उत्केंद्रता और अक्षों की लंबाइयाँ ज्ञात करो। यानी सब कुछ पूछा है, जैसे कि केंद्र पूछ लिया, नाभि पूछ लिया, उत्केंद्रता पूछ लिया, अक्षों की लंबाइयाँ यानी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ। तो अगर यह समीकरण साधारण होता तो इसका केंद्र 0 0 होता, नाभि एक ए कॉमा 0 होती, उत्केंद्रता ई होती, अक्षों की लंबाइयाँ 2a और 2b होती। पर कब? जब ये समीकरण साधारण होता। पर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको देखने में खुद ही महसूस हो रहा होगा कि ये समीकरण किसी भी एंगल से साधारण तो नहीं दिख रहा है। साधारण समीकरण कौन सा होता है? यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। यह साधारण समीकरण होता है। तुरंत हम क्या करेंगे, इस साधारण समीकरण से यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान 9 बराबर 1 की तुलना कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तुलना माने कंपेयर कर देते हैं। यक्स की जगह पे यक्स माइनस 1 दिया गया है, वाई की जगह पे वाई प्लस 3 दिया गया है, ए स्क्वायर की जगह पे 25 दिया गया है, बी स्क्वायर की जगह पे 9 दिया गया है। इतना तो तुलना करने से पता चल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ 3 है। तो देखिए इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं। कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई बराबर वाई प्लस 3। और क्या क्या है यहाँ देखिए, ए स्क्वायर बराबर 25 और बी स्क्वायर बराबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। ठीक है, इस प्रकार से तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, 25 का वर्गमूल 5 गुणे 5 माने 5 होता है। वर्गमूल का मतलब जोड़े में से एक संख्या बाहर। ऐसे ही बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होता है, और कड़ी में 9 का माने 3 गुणे 3 माने जोड़े में से एक 3 बाहर। तो इस तरह से यक्स बराबर यक्स माइनस 1 और कैपिटल वाई बराबर वाई प्लस 3, ए बराबर 5 और बी बराबर 3। इतनी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र, तो केंद्र इसका होगा 0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, केंद्र हमको 0,0 मिल गया। पर किसका मान 0 है? यक्स का मान 0 है और कैपिटल वाई का मान 0 है। तो कैपिटल यक्स का मान दिया है यक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और कैपिटल वाई का मान दिया है वाई प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर -1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, आएगा 1। ऐसे ही वाई बराबर 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, आएगा -3। यानी हमारा केंद्र हो गया, देखिए केंद्र हो गया 1 - 3। ये तो एकदम बेसिक था, ये केंद्र मिल गया। 0 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये समीकरण ही अलग, तो केंद्र 0 0 नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों के पास a बराबर 5 मिल गया था तथा b बराबर 3 मिल गया था। तो देखने में हमको, सब छोटे बच्चों को भी पता होता है कि 5 बड़ा होता है 3 से, यानी a बड़ा होगा b से। इसका मतलब ये पहला रूप है। इसका मतलब पहला रूप होने के बाद यह पता चलता है कि इसके सारे सूत्र पहले रूप के लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए पहले रूप में उत्केंद्रता निकालने के लिए बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। अब जो जो मान रखते हैं,
बी का मान हम लोगों ने निकाला था 3, तो 3 का वर्ग। ए का मान हम लोगों ने निकाला था 5, तो 5 का वर्ग। और 1 माइनस ई स्क्वायर का मान, ई का मान ही निकालना है। तो 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25, और कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए 9 बराबर 25, कोष्ट में 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9/25 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/25, तो 9/25, एक में से 9/25 घटाते हैं तो एलसीएम लेते हैं। 1 और 25 का एलसीएम होता है 25। 25 में 1 से भाग, यानी हर से भाग दिया जाता है और उसके बाद अंश का गुणा कर लेते हैं। तो 25 में 1 से भाग देंगे तो 25 ही आएगा, और 25 का ऊपर जब गुणा करेंगे तो 25 से का नम 25। 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 9 में गुणा 9 हो गया। 25 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 16/25। ई स्क्वायर बराबर हो गया 16/25। क्या मिला? ई स्क्वायर बराबर 16/25। तो करड़ी लेते हैं। ई का मान आएगा 4/5। ई का मान आएगा कितना? 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता मिल गई। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न में था। केंद्र मिल गया, उत्केंद्रता मिल गई। अभी हमको दो चीज़ें निकालना है, नाभियाँ निकालना है और अक्षों की लंबाई निकालना है। तो देखिए नाभियों के लिए ए ई कॉमा 0 होता है। अब ए हमारे पास क्या है देखिएगा, ए हम लोगों ने 5 निकाला है और ई कितना निकाला है, ई देखा जाए कितना निकाला है। ए हम लोगों ने 5 निकाला है और ई निकाला है 4/5। तो ए ई कॉमा 0 जब रखेंगे तब 5 गुणे 4/5 कॉमा 0। 0 का मान कितना है? 0 का मान 0 है। तो 5 से 5 काटेंगे, 4,0 आएगा, जो कि नाभि होनी चाहिए। और कब नाभि होनी चाहिए? जब दीर्घवृत्त का साधारण समीकरण हो। पर यहाँ यक्स की जगह पे x-1 और y की जगह पे y+3 दिया है। इसका मतलब ये जो नाभि आई है इसमें भी x-1 बराबर 4 रखेंगे। देखिएगा x-1 बराबर 4 रखेंगे और y+3 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर 4 + 1 और y बराबर -3। तो x बराबर 4 1 5, y बराबर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तब 5 -3 ये इसकी नाभियाँ हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी। इसके बाद इसका दीर्घअक्ष माने 2a होता है और लघु अक्ष माने 2b होता है पहले रूप के लिए। तो 2 गुणे a माने 5 और 2 गुणे b माने 3। तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई में 6। यह हमारा मिल गया दीर्घअक्ष और लघु अक्ष। अब एक बार प्रश्न देखते हैं, सारा मान लिखते हैं। केंद्र हमको मिल गया 1, -3, आंसर लिख रहे हैं। केंद्र मिल गया, नाभियाँ मिली हैं हमारी, नाभियाँ मिली हैं। कितनी मिली है नाभियाँ? देखिए केंद्र मिल गया है 1, -3, नाभियाँ मिली हैं 5, -3। ठीक है, उत्केंद्रता मिली है 4/5। ठीक है, दीर्घअक्ष और लघु अक्ष मिला है 10, 6। इतने मान आंसर के अंतर्गत आएंगे। और आप लोग निकालने के बाद, जब भी मान निकल जाते हैं, इनको निकालने के बाद तुरंत जो है सारे मान इस तरह से सुनियोजित ढंग से लिख करके और उसको एक बढ़िया एक रेक्टेंगल बना करके और उसके पास लिखेंगे कि यही आंसर है। यानी हमको पता भी चलना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो हम कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें कितने आंसर हैं। तो सारे आंसर को एक साथ लिख के उसके सामने लिख देना है कि आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है। देखिए जो लेक्चर है दीर्घवृत्त का, सारे प्रश्नों को बता दिया गया है। जो स्पर्श रेखा और अभिलंब के दीर्घवृत्त और परवलय वृत्त ये सारे दिए गए हैं। इनके लिए अलग से लेक्चर चलेगा, सीरीज़ चलेगी इनकी।
यानी वृत्त की अलग सीरीज, दीर्घवृत्त की अलग, वो भी किस प्रकार के प्रश्न, तो स्पर्श रेखा के प्रश्न और अभिलंब के प्रश्न। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि सिलेबस हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको लेक्चर मिलेगा। तो होमवर्क है प्रश्नावली 11.1 का, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है क्या, बताते हैं आपको, रुक जाइए, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिले। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसके अक्ष क्रमशः x और y अक्ष है, और जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 6 और लघु अक्ष की लंबाई 4 है। ये बताया गया है पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 21वां। इतने क्वेश्चन तो आपको प्रश्नावली से लगाने हैं, इंक्लूडिंग लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के हैं, उनको भी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 उदाहरण दिए गए हैं, पाँचों को आपको लगाना है, प्लस सूत्र, निगमन और परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी टॉपिक आपको तैयार करनी है। अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा वो सीधे मिलेगा अतिपरवलय पर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल चैप्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग खंड 3 भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद खंड 4 बचेगा, जो कि सिलेबस का आखिरी खंड होगा। इसके बाद आपको अभी भी क्लासेस मिलती रहेंगी, पर डे 1 क्लास या 2 क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप लोग रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए। और रही बात, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो पुरानी नोटिफिकेशन थी वो मई में थी, लेकिन अभी देखिए हो सकता है आगे हो या हो सकता है ना हो। तो आप लोगों को 30 अप्रैल से पहले पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग एकदम जम के पढ़ते रहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा भी रिलैक्समेंट हो जाए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और आपका सिलेबस जो है वो 1 से लेके 5 चैप्टर तक हो ही गया है। छठा भी पढ़ा दिया गया था, निश्चित समाकलन। 9वां, 10वां, 11वां पढ़ा दिया गया है। रही बात 12, 13, 14, 15, 16, तो सब पे 5-5 या 10-10 लेक्चर आपको दे करके ख़त्म कर दिया जाएगा सिलेबस। यदि स्पीड थोड़ी सी भी अधिक हो रही है तो आप लोग वीडियो को आराम से 2-3 बार भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ पॉइंट बना के नोट्स बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।